हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले लेक्चर तक C3 फोटो रेस्पिरेशन C4 साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे CAM फुल फॉर्म क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय। देखो, फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, सभी जानते हैं। कुछ पादप और दिन के समय फोटोसिंथेसिस दिन में होता है और दिन के समय स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं और स्टोमेटा से जो CO2 है एनवायरनमेंट से वो ऑटोमेटिकली अंदर इनकी पत्तियों की जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें चली जाती है और वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। अब बात यह है कि इन पादपों में जिनमें CAM प्लांट्स जो है CAM, इन पादपों के अंदर जो स्टोमेटा हैं ये दिन में बंद रहते हैं, क्लोज्ड इन डे, और ओपन होते हैं नाइट के अंदर। ठीक, क्लोज होते हैं दिन के अंदर और ओपन होते हैं ये नाइट में। तो जब दिन में बंद रहते हैं और जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो केवल उनको दिन के समय मिलती है, रात में मिलती नहीं है। जबकि हम कहते हैं कि भाई जब फोटोसिंथेसिस तब होता है जब लाइट होती है, जबकि इन पादपों में तो उल्टा है कि दिन में तो बंद रहते हैं स्टोमेटा और रात्रि में खुलते हैं। फिर इनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? तो इनमें देखो, फोटोसिंथेसिस का तरीका है कि ये रात्रि के अंदर ही CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे एक एसिड के रूप में बचा के रखते हैं। ठीक है, और उस एसिड का नाम होता है मैलिक एसिड। अभी हम जिक्र करेंगे बाद में जब इस चक्र को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इनमें दिन के अंदर मतलब रात्रि में CO2 से कभी भी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि रात्रि के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने के लिए आपको पता है कि C3 चक्र के अंदर 12 NADPH2 चाहिए और 18 ATP चाहिए। तो ATP और NADPH2 का निर्माण तो होता है लाइट में, प्रकाश में, और CO2 का जो स्थिरीकरण है, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है, वो होता है रात्रि के मतलब C3 चक्र में। ठीक है, जब CO2 उपलब्ध हो तो इनमें देखो, रात्रि के अंदर अगर हम बात करें तो रात्रि में CO2 तो उपलब्ध होता है लेकिन ATP और NADPH2 नहीं है। दिन की अगर हम बात करें, दिन में ATP NADPH2 तो लेकिन CO2 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा अगर मान लो दिन की अगर हम बात करते हैं, दिन में जो फोटो रिएक्शन है या जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो क्रिया है वो हो जाती है, तो उस समय इसमें ATP और NADPH2 का जो निर्माण होता है उसको एब्जॉर्ब यानी स्टोरेज कर लिया जाता है और उसका उपयोग फिर रात्रि में किया जाता है जब CO2 उपलब्ध रहेगी। तो ऐसे पादपों में आते हैं मेनली जो सक्युलेंट्स प्लांट्स होते हैं, सक्युलेंट्स, मर्दविद, मांसलोदविद, हिंदी में कहें तो मांसलोदविद, जिनकी पत्तियां मांसल होती है। और ये जो क्रिया है इनकी रात्रि में रंध्रों का खुलना, दिन के समय रंध्रों का बंद होना, ये जो क्रिया है एक अडेप्टेशन है ताकि पौधे से वाष्पोत्सर्जन को, ट्रांसपिरेशन को, इवेपोट्रांसपिरेशन को कम से कम किया जा सके, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है वो हमेशा रंध्रों से होता है और जब रंध्र ही बंद हो जाएंगे तो फिर ये ट्रांसपिरेशन कैसे होगा? तो उसके लिए
रंध्रों का ओपन होना, और वो भी दिन में ओपन होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर रंध्र जो है वो दिन में बंद रहते हैं और रात्रि में खुले रहते हैं। इसलिए इन पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की क्रिया है वो कम होती है। तो ऐसे पादपों को हम कहते हैं मांसलोद्भिद पादप। अब इन मांसलोद्भिद पादप के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, इसमें हम कहते हैं वही CO2 स्थिरीकरण, वो अलग ही प्रकार से होता है, और वो हम देखते हैं कैसे होता है। देखो, इसमें भी दो कंपार्टमेंट बनाएंगे। एक तो रात्रि के अंदर नाइट, कि नाइट में क्या होगा, और एक डे में क्या होगा। तो देखो, ये हमको पता है कि भाई यहाँ पर है, ये पर्ण है मान लीजिए, तो एनवायरमेंट से वही CO2 आ रही है, और ये H2O के साथ मिल रहा है, और ये दोनों मिलने के बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसकी उपस्थिति में ये HCO3 माइनस प्लस H प्लस में टूट जाते हैं। दिस इज बाइकार्बोनेट आयन प्लस H आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड H आयन में टूट जाते हैं। अब इस चीज को ग्रहण करने के लिए यहां पर होता है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यह फॉस्फोइनोल पाइरुवेट अब फॉस्फेट को निकाल देता है, यहां से इसको ग्रहण करेगा, और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, तो इस फॉस्फेट को यहां से निकाल देता है। ठीक है, और अब ये बना लेता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बनाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब इस क्रिया के बाद, यानी कि इसके बाद, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बाद अब ये बनाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड या मैलेट भी कहते हैं इसको, मैलिक एसिड। ये जो मैलिक एसिड है, ये जब बनता है तो यहां से इसमें से एच निकलता है। एंजाइम काम में आएगा यहाँ पर MDH, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस जगह पर इस H को ग्रहण करने के लिए NADP आयन होते हैं, जो ग्रहण करते हैं इसको, और ये बन जाते हैं NADPH प्लस H प्लस, इस तरह से। अब इसी जगह पर यहां होती है रिक्तिका, वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स है, और पूरा की पूरा जो मैलिक एसिड है वो रात्रि के समय इस जगह पर इकट्ठा किया जाता है या स्टोर किया जाता है, मैलिक एसिड, इस तरह से। अब रिक्तिका की जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल उसी तरह से है जिस प्रकार से हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी ये लिपिड की बाई लेयर है, आयंस के लिए अपारगम्य है, जल के लिए, गैसों के लिए पारगम्य है। अब ये मैलिक एसिड जब टूटता है, यहां से ये टूटेगा, और टूटने के बाद ये मैलेट आयन प्लस H आयन बनाता है। अब इस जगह पर इन H आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो यहां पर इनको बाहर निकलने में आपको बताया था, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्या बोलते उसको, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, वो आपको देखना पड़ेगा। वहां से जब H आयन बाहर निकलते हैं तो किस प्रकार से H आयनों से, यानी कि जो H आयन अंदर बढ़ जाते हैं, तो ये H आयन पे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब H आयनों की सांद्रता यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी और बाहर कम हो जाएगी, तो 3 ग्रेडियंट यहाँ पर बनते हैं। इसके लिए आप मेरा वही वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पर ये H आयन बाहर आते हैं, इन H आयनों के पास थोड़ी बहुत जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ये रिलीज करते हैं, और ये ADP से ATP यहाँ पर बना लेते हैं। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि जितना भी मैलिक एसिड था वो हमारे पास यहाँ है। ये क्रिया रात्रि में होती है। अब अगर हम देखें आगे की क्रिया कि भाई दिन में क्या हो, जितना हो जाए वो रात्रि के अंदर, रात्रि में जितना भी CO2 आएगी
और जितना भी ये मैलिक एसिड बनेगा वो सब मैलिक एसिड इस जगह पर स्टोर सुरक्षित किया जाएगा। अब दिन हो जाता है, तो दिन में आपको पता है भाई कि फोटो रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसमें एटीपी और NADPH2 का निर्माण होगा। तो देखो यहां से अगर हम बात करें इस जगह से आगे जब चलें तो ये जो मैलेट है ये आ जाता है इस जगह पर, यानी कि ये यहाँ। अब ये हो गया है दिन में क्या क्रिया होती है, तो मैलेट यहां पर आता है, ये मैलेट, ठीक। तो ये मैलेट जो है टूटता है और टूटने के बाद ये बनाता है वापस से पाइरुवेट। क्या बनाता है ये? पाइरुवेट बनाता है। तो इस जगह ये पाइरुवेट बनाता है तो यहां पर दो चीजें होती हुई, एक तो इस जगह पर जो एचायन यहां निकलते हैं उन एचायनों को ग्रहण करने के लिए NADP आयन, और ये ग्रहण करता है NADPH प्लस H+। दूसरा इस जगह पर निकलती है CO2। अब देखो ये जो CO2 है ये कहां चली जाएगी, ये C3 साइकिल में चली जाएगी। इस CO2 को ग्रहण करेगा RUBP, यहां पर एंजाइम होगा रुबिस्को, और इस जगह पर, सॉरी यहां भूल गया मैं, यहां पर जो एंजाइम होता है वो होता है पैप या PEPC कार्बोक्सिलेज। अब ये जो पाइरुवेट यहां पर बना है, ये पाइरुवेट वापस से, यानी कि दिन है ना, दिन में इसका एक काम यही था, इस स्थिति को ऐसे चलाने के पीछे मेन पर्पज यही है कि दिन के समय इसको CO2 उपलब्ध करवाना, क्योंकि दिन के समय अगर हम इसके रंध्रों को खोलेंगे तो इससे पानी की कमी हो जाएगी, ये पौधा मर सकता है। तो इससे बचाने के लिए हमने, यानी कि नेचर ने इसके अंदर ये व्यवस्था की हुई है कि ये केवल दिन रात्रि के समय रंध्रों को खोलेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और उसे स्टोर करेगा मैलेट के रूप में। फिर दिन के समय ये मैलेट टूटेगा और टूटने के बाद इससे CO2 निकलेगी। उस CO2 का उपयोग दिन के समय ये पौधा अपने C3 चक्र में करेगा, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। और ये जो वापस से ये टूट रहा है, ये पूरा की पूरा जो पाइरुवेट है ये वापस से और इसी जगह पर आने लगता है। यानी अब ये वापस से किसमें आएगा, दिन में आता है। ये भाई इसी जगह पर रात्रि के अंदर ये पाइरुवेट यहीं आता है, ये पाइरुवेट यहां से लौट के इस जगह पर आता है। अब इस पाइरुवेट से जुड़ते हैं यहाँ पर, देखो पाइरुवेट है यहाँ पर फॉस्फोरिल पाइरुवेट, तो सीधी सी बात है कि इस जगह पर एक ATP का मॉलिक्यूल जुड़ेगा, एक ATP का मॉलिक्यूल जुड़ गया तो ये बन गया ADP, और यहाँ पर एंजाइम काम में आएगा PPDK डाइकाइनेज, फॉस्फोरिल पाइरुवेट डाइकाइनेज। तो इस जगह पर ये बन जाता है PEP, और ये PEP फिर इसको उपलब्ध रहता है, यानी कि ये फिर दोबारा से इस रात के अंदर ये फिर दोबारा से क्या करता है, इस तरह से CO2 को ग्रहण करेगा और ये लिक्तिका के ये वैक्यूल है, VACOULE वैक्यूल, ये वैक्यूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिया होती है CAM प्लांट्स के अंदर, या क्रिसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, या मांसलोद्भिद पादपों के सक्कुलेंट्स प्लांट्स, जैसे कैक्टेसी कुल के सदस्य इसमें आएंगे। कैक्टेसी कुल के सदस्य, इसमें एग्जाम्पल के लिए कैक्टस, उनके अंदर आपको इस तरह का चक्र या इस तरह का CO2 फिक्सेशन रूट दिखाई देगा। तो ये था CAM। तो देखो पूरी की पूरी क्रियाएं फोटोसिंथेसिस की आज यहां समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में अच्छा थोड़ा एक जिक्र और कर लेते हैं, इसके कुछ नियम या रूल्स हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए
इस वीडियो में इतना ही करते हैं। रूल्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। देखो कई चीजें हैं, जैसे मैं कहूँगी फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखो मेनली तो 4 चीजें हैं। पहला है प्रकाश, दूसरा तापमान भी है, CO2 की सांद्रता, जल की सांद्रता और क्लोरोफिल। ये जितने भी कारक मैंने बोले हैं, जैसे एग्जाम्पल कारक यहाँ पर लिखता हूं मैं। पहला तो है H2O, दूसरा है CO2, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तीसरा है लाइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ नंबर इज क्लोरोफिल, और एक 5वां नंबर टेम्परेचर का भी आता है। ये 5 कारक मेन हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। अब बात यह आती है कि कोई भी क्रिया के 3, अगर देखा जाए तो कोई भी क्रिया 3 प्रकार से चलती है। पहला नंबर 1, उसका वेग अधिकतम मैक्सिमम, दूसरा उसका वेग न्यूनतम हो, और तीसरा उसका वेग जो है वो अनुकूलतम हो। ठीक है, अधिकतम, न्यूनतम और अनुकूलतम। एक जो कारक है इसके 3 मान हो सकते हैं, अधिकतम, न्यूनतम और अनुकूलतम। तो जो अनुकूलतम मान जो होता है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन भी सही चलती है, और वही जो मान है उपलब्ध होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं भाई एक बार हमने लाइट को बहुत ज्यादा दे दिया, उसके बाद लाइट को हमने दिया ही नहीं, तो ये थोड़ी कि एक बार लाइट दे दी तो उसके बाद ये चलती रहेगी, नहीं। हमें जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है लाइट की, उतनी लाइट को हमें उसे लंबे समय तक देना है ताकि उसमें वो आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सके। ऐसे अब देखो मैं यहां देखता हूं कि भाई हम H2O की सांद्रता मानो ज्यादा दे रहे हैं, अधिकतम, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। वो तो क्या है कि जितना उसको रिक्वायरमेंट है वहीं तक वो यूज करेगा। आप ज्यादा देते रहे लेकिन वो तो लेगा उतना ही जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी कारक उसी प्रकार के हैं। बात हम टेम्परेचर की करते हैं, मान लीजिए, तो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो इसका टेम्परेचर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जाता है, ठीक है, तो इस पर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, निश्चित है, क्योंकि 20 डिग्री से कम जाने पर जो एंजाइम्स हैं उनकी क्रियाशीलता घट जाती है। अगर ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब भी एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। तो इनके लिए जो रेंज है वो 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है एंजाइम अपना अनुकूलतम रिएक्शन रेट दिखाते हैं। कुछ वैज्ञानिक हैं जो ये बताते हैं कि एक तो ब्लैकमैन की सीमाकारी कारकों का सिद्धांत है, और एक है सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, एक लीबिक का है न्यूनता का सिद्धांत। अगर हम इन तीनों मानों को लेते हुए और एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस तरह से आता है।
ठीक, ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है। यहां पर हम लेते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ पीएस फोटोसिंथेसिस, और यहां पर है ये लिमिटिंग फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स। तो यहां पर देखें तो ये है मिनिमम, इस जगह पर देखेंगे तो ये ऑप्टिमम है, अनुकूलतम, ऑप्टिमम मतलब अनुकूलतम, और यहां पर आप देखेंगे तो ये है मैक्सिमम। तो देखो आप, ये लिमिटिंग फैक्टर्स है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर और इस जगह पर रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल जीरो है, अर्थात कम है। सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ पर है। इसका मतलब है कि प्रत्येक कारक की इसको एक अनुकूलतम मान ही होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा होने पर रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है। एक है ये ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम, और एक है लीबिक की न्यूनता का नियम। देखो दोनों नियम एक ही है वैसे तो, अगर देखा जाए तो दोनों की व्याख्या अगर हम करें तो एक ही है। देखो जैसे यहाँ पर ये बताते हैं दोनों ही, चाहे वो ब्लैकमैन हो चाहे वो लीबी हो, ये बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन कई कारकों के प्रभाव में या सानिध्य में हो रही है, तो रिएक्शन रेट उस कारक पर डिपेंड करती है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसी को हम ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत कहते हैं, इसी को हम लीबिक का न्यूनता का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई रिएक्शन, इसका जो कथन है, जो वाक्य वो यही है कि यदि कोई रिएक्शन या कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा कारकों के प्रभाव में या सानिध्य में संपन्न हो रही है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उस कारक पर निर्भर करती है जो कारक सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पर आपको कि मान लीजिए CO2 है, एग्जांपल के लिए CO2, ठीक है। CO2 को मैं यहाँ पर सीमाकारी कर देता हूं, सीमाकारी है या लिमिटिंग फैक्टर्स में है, सीमाकारी है CO2। अब देखो फोटोसिंथेसिस हम करवा रहे हैं, H2O है, लाइट है, क्लोरोफिल है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है, लेकिन CO2 नहीं है। CO2 नहीं है। जब CO2 नहीं है तो आपको पता है, जब CO2 नहीं है तो जो रुबिस्को एंजाइम है, वो रुबिस्को एंजाइम अब कार्बोक्सिलेज की तरह काम न करके किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है। तो फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर घट जाती है, हम पढ़ चुके हैं। हमको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है तो लिमिटिंग जो फैक्टर है उसको बढ़ाना होगा, तो CO2 को हमें यहाँ पर बढ़ाना होगा। अगर मान लीजिए मैं कहूँ लाइट अगर नहीं आ रही है सही ढंग से, या हम कहें प्रकाश की जो मात्रा है, प्रकाश की तीव्रता है, कोहरे के कारण या किसी भी कारण से मान लीजिए कम हो गई है, तो फिर यहाँ भी रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस से वो घट जाता है। ऑप्टिमम जरूरी है, और कुल मिलाकर के रेट ऑफ रिएक्शन उस कारक पर डिपेंड करेगी जो कारक लिमिटिंग है या सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक, अगर मान लो H2O की बात करें तो H2O तो आपको पता ही होगी, H2O तो जीवन है, जल तो जल की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस होगा, उसकी अनुपस्थिति में बिल्कुल नहीं होगा। तो कम से कम कितना होना चाहिए? ये पत्ती के स्फीत अवस्था पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लोरोफिल का भी आपको पता है, बिना क्लोरोफिल के तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो कुल मिलाकर के ये जो कारक हैं, ये कारकों में दो ही इंपोर्टेंट सीमाकारी कारक, एक लीबिक का न्यूनता का नियम, लीबिक का न्यूनता का नियम, ये दोनों एक ही चीजें हैं। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई क्रिया कई कारकों के सानिध्य में संपन्न हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर उस कारक पर डिपेंड करती है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। और उसका मैंने एग्जांपल दिया आपको CO2। अगर CO2 कम मात्रा में उपलब्ध है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि रुबिस्को एंजाइम अब ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, ना कि कार्बोक्सिलेज की तरह, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर घट जाती है। अगर हमको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है तो फिर हम इसे CO2 की मात्रा को बढ़ाएंगे।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और उनकी कुछ जानकारी। फोटोसिंथेसिस आज हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो उसे मैसेज करिए, पूछिए। थैंक यू वेरी मच।